नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आगामी JSSC सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि आपके JSSC सीजीएल के एग्ज़ाम के अगर हम लोग दृष्टिकोण से देखें तो ये खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन भाषा के लिखे के लिए हमरे कर जो है पहिल ज़रूरत का होएला। मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो हम लोगों की जो पहली ज़रूरत होती है वो क्या होती है दोस्तों, बताइए। क्या वो लिपि है, शब्दकोश, ध्वनि या फिर कागज़। तो हम लोगों को किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो लिपि की ज़रूरत होती है। अगर लिपि ही नहीं रहेगी तो हम लोग उसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखिए, अगला है, लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला। तो बताइए दोस्तों, जो लिपि होती है उसकी विशेषता केकर में समाल रहेला। अक्षर में, मात्रा, वर्णमाला या फिर स्वर और व्यंजन वर्ण में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला। देखिए, अगला है, नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गेलक। देखिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और ये इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आ गए और आप इस तरीके के प्रश्नों को अगर नहीं करके गए हैं तो इसमें देखिए ये बिल्कुल याद करने वाला है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गेलक, तो ये बताइए, चित्रलिपि था, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या फिर कैथी लिपि। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका कैथी लिपि। मतलब नागपुरी भाषा को जो सबसे पहले लिखा गया था वो कैथी लिपि में लिखा गया था, ठीक है। किस लिपि में? कैथी लिपि, आप भूलेंगे नहीं। देखिए, अगला है, भाषा कर पारिवारिक वर्गीकरण में नागपुरी कर संबंध केकर से आहे। तो बताइए दोस्तों, भाषा कर जे पारिवारिक वर्गीकरण है इकर में नागपुरी कर संबंध जो है केकर से बताल है। तो द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, इंडो तिब्बती चीनी भाषा परिवार या फिर देवल में क्यों भी नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है देवल में क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अगला है, भारतीय भाषा परिवार से कौन कौन भाषा का संबंध है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर भारोपीय है, ठीक है, भारतीय नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार से कौन कौन भाषा का संबंध है। तो बताइए, आर्य भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार या फिर देवल सौभे भाषा परिवार। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें कोई भी नहीं हो जाएगा। देवल में जे सौभे, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देवल में जो सौभे यहाँ पर है ना, तो सौभे हो जाएगा। देवल में सौभे भाषा परिवार हो जाएगा। आर्य भाषा, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, ये तीनों ही भाषा परिवार जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला है, वंश वृक्ष कर आधार पर नागपुरी भाषा का संबंध केकर से आया है। तो वंश वृक्ष, अगर आपने किया है दोस्तों इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को, वंश वृक्ष नागपुरी भाषा का आता है, तो अगर आपने ये किया है तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि इसका संबंध किससे है। देखिए, आर्य भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से, आग्नेय भाषा परिवार या फिर देवल में सौभे। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका आर्य भाषा परिवार हो जाएगा, ठीक है। जो वंश वृक्ष है इसके आधार पर अगर हम नागपुरी भाषा की अगर बात करें तो इसका जो संबंध है वो आर्य भाषा परिवार से है, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, सदानी भाषा का आधुनिक नाम का है के। तो सदानी भाषा दोस्तों, सदानी नागपुरी को ही बोलते हैं। तो इसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है। गंवारी, छोटा नागपुरिया, नागपुरिया या फिर नागपुरी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागपुरी बोला जाता है आधुनिक में, ठीक है। आधुनिक मतलब अभी प्रेजेंट में इसको नागपुरी भाषा बोला जाता है सदानी को। देखिए, अगला है, कोनो भाषा का विस्तृत अध्ययन केकर आधार पर करल जाएला। तो किसी भाषा का विस्तृत अध्ययन आपको करना है दोस्तों, तो आप किसके आधार पर करेंगे। क्या व्याकरण के आधार पर कर सकते हैं, मौलिक साहित्य के आधार पर, लोक साहित्य के आधार पर या फिर भाषा विज्ञान के आधार पर। तो ये बिल्कुल सही बात है, हम लोग भाषा विज्ञान के ही आधार पर जो है किसी भी भाषा का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला है, नागपुरी भाषा में विचार करे के लिए कौन तरह कर ध्वनि कर इस्तेमाल होएला। तो
बताइए दोस्तों कि नागपुरी भाषा में किसी भी विचार को करने के लिए किस तरीके की ध्वनि का इस्तेमाल होता है? निरर्थक, सार्थक, सब तरह का ध्वनि या फिर दोसर जीव जंतु मानक ध्वनि के? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सार्थक ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच आप शेयर कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी कर अध्ययन कौन रूप में कर ले जे है बेस हुई? अगर भाषाई विज्ञान के आधार पर हम लोग बात करें तो नागपुरी जो भाषा है इसकी किस रूप में अध्ययन किया जाए तो वो अच्छा होगा? ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान या फिर देवल में शोभे? तो ये देवल में शोभे हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, देवनागरी लिपि कौन भाषा के लिखे के लिए सबसे सुपट मानल जाएला? तो देवनागरी लिपि जो है कौन भाषा को जो लिखने के लिए सबसे स्पष्ट, सुपट मतलब सटीक माना जाता है? तो नागपुरी है, संस्कृत है, हिंदी या फिर देवल में कोनो नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। ठीक है, देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा को लिखने के लिए सबसे सुपट जो है माना जाता है। ठीक है, देखिए अगला है, देवनागरी लिपि के कौन तरह का लिपि मानल जाएला? तो देवनागरी लिपि को किस तरीके की लिपि माना जाता है दोस्तों? चित्रलिपि, अक्षर लिपि, विदेशी लिपि या फिर पारंपरिक लिपि? तो इसको हम लोग कहते हैं अक्षर लिपि। देवनागरी लिपि जो है आपका एक अक्षर लिपि है। ठीक है, देखिए अगला है, उड़ीसा सीमान में कौन लिपि कर व्यवहार नागपुर लिखे के लिए होत रहे? तो उड़ीसा सीमान में कौन लिपि कर व्यवहार नागपुर लिखे के लिए होते रहे दोस्तों? तो बताइए, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, उड़िया लिपि या फिर बांग्ला लिपि? तो उड़ीसा सीमान में तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में ही आंसर है, उड़िया हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में उड़िया भाषा चलता है ना, तो उड़िया लिपि हो जाएगा वहाँ। देखिए अगला है, देवल में कौन लिपि जो है झारखंडी लिपि कर रूप में जानल जाएला? तो झारखंडी लिपि कर रूप में के जानल जाएला? ओल चिकी के, तोलोंग लिपि, बराड़ लिपि या फिर देवल में शोभे? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, देवल में शोभे हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, देवनागरी से नागपुरी लिखे में कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नहीं होएला? तो मैंने आपको नागपुरी व्याकरण में ये सारी चीज़ें कराए हुए हैं दोस्तों पहले से ही। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। हम लोगों ने नागपुरी व्याकरण की जितनी भी सिलेबस आपको जैसे CGL के लिए पढ़नी है वो पूरी अच्छी तरीके से किया है। तो अगर आपने वो किया होगा दोस्तों तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें बोला गया है कि नागपुरी लिखे में जो है कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नहीं होता है? तो अ का, आ का, ई का या फिर ए का? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग इसमें ए का यूज़ नहीं करते हैं। ए हो गया, फिर आपका तलब्य शाह हो गया, फिर आपका ये पिटकटा सा इसको बोला जाता है वैसे, है ना, तो ये नहीं यूज़ करते हैं। फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते नागपुरी भाषा में। ठीक है, देखिए अगला है, व्यंजन वर्ण कर कौन खेजा कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं होएला? तो बताइए दोस्तों कि व्यंजन वर्ण की किस खेजा, मतलब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खेजा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ग्रुप, है ना। कौन खेजा कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं होएला? तो संयुक्त वर्ण, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वर्ण। ठीक है, नागपुरी लिखने में संयुक्त वर्ण का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, देखिए अगला है, अंगा कौन तरह का व्यंजन वर्ण है के? तो अंगा है दोस्तों आपका, बताइए यहाँ पर वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ पहले। ये अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाता है? अनुनासिक अंगा। हमने इसको अच्छी तरीके से देखा था जब हम लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे थे। तो देखिए अगला है, उष्म व्यंजन कर कौन वर्ण कहो नागपुरी उच्चारण में बदल जाएला? श, ह, पेटकटा श या फिर अक्षा? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है कहीं कहीं नागपुरी उच्चारण में बदल जाता है। ठीक है, अगला है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कर कौन वर्ण उच्चारण करे पर
बदलाव, दिशेला, य, ल, व या फिर देवल में तीनों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, फुटबॉल टूर्नामेंट में कई ठो टीम खेले के लिए आए रहे हैं, वाक्य में टीम कौन संज्ञा है के? तो टीम कैसा है दोस्तों? एक समूह को दर्शा रहा है। टीम में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, टीम है मतलब बहुत सारे लोगों से मिल करके टीम बनता है। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समूहवाचक। अगला है, दीपिका गोल्ड मेडल जीत के लक, वाक्य में गोल्ड कौन संज्ञा है के? तो गोल्ड जो है आपका एक मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, देखिए, अखरा में मंगरू बेश मांदर बजात रहे, वाक्य में कई ठो संज्ञा कर व्यवहार हो है। तो संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप देख लीजिए इस लाइन में कितने आपको संज्ञा देखने को मिल रहे हैं। एक मांदर हो गया, एक मंगरू हो गया, एक अखरा हो गया। ठीक है, तो ये आपका 3 तो अभी दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा, अखरा, मंगरू और मांदर। ठीक है, अगला है, कुर्सी में नेता मन बैठल रहे, वाक्य में कई ठो जातिवाचक संज्ञा कर व्यवहार होए। तो जातिवाचक, कुर्सी अगर हम लोग कहें तो एक जाति, मतलब जितने भी कुर्सी जाति है सभी उसमें आ जाते हैं कुर्सी में। अब इसी तरीके से अगर हम लोग नेता बोल दें दोस्तों, तो जितने भी दुनिया में नेता हैं तो इससे सभी का बोध हो जा रहा है। तो यहाँ पर तो 2 ही दिख रहा है, और इसलिए इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, स्कूल में, देखिए स्कूल में विशेश्वर नामक एक ठो मास्टर साहब रहे। स्कूल में एक ठो विशेषण नामक एक ठो मास्टर साहब रहे, वाक्य में मास्टर जो है कौन संज्ञा है के? तो मास्टर दोस्तों कौन है बताइए? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक या फिर देवल में कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो ये 24वां का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक जातिवाचक हो जाएगा मास्टर। क्योंकि मास्टर कहने से किसी एक पर्टिकुलर एक मास्टर का बोध नहीं हो रहा है। मास्टर कहने से दोस्तों आपका जो मास्टर है, मेरा जो मास्टर है, आपके दोस्त का जो मास्टर है, वो अलग अलग मास्टर हो सकता है सबका, लेकिन मास्टर भर कह देने से दुनिया में जितने भी मास्टर हैं वो एक सभी का बोध हो जा रहा है। लेकिन आप किसी का नाम लेकर के कहेंगे कि हाँ ये मेरा सर है, आप उसका नाम लेकर के कह रहे हैं, तो वो एक व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पर जातिवाचक कहने का ये अर्थ हो रहा है क्योंकि मास्टर से संपूर्ण मास्टर जाति का बोध हो जा रहा है, इसलिए एक जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है, ऊ गच्छक आंबा बड़ा आमत आहे, मतलब उस पेड़ का जो आम है वो बहुत ही खट्टा है, वाक्य में आमत कौन संज्ञा है के? तो आमत कौन संज्ञा है दोस्तों? आमत आपका जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर देवल में कोनो नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है ये एक भाव है। ठीक है, ये एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी तरह की किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।